नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा में भी भाजपा के टिकटों की घोषणा के तत्काल बाद बवाल खड़ा हो गया है। इस्तीफेबाजी का दौर चल रहा है और वहां भाजपा को डैमेज कंट्रोल में जमकर पसीना बहाना पड़ रहा है। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो स्थितियां हैं उसे देखकर माना यह जा रहा है कि भाजपा के हाथ से बाजी फिसल गई है, निकल गई है। और वैसे भी जो स्थितियां रही हैं हरियाणा में, वो मुफीद नहीं बनी हुई थी। जम्मू कश्मीर वैसे ही कष्ट दिए हुए था। अब उसके बाद हरियाणा, जहां तमाम जोड़ तोड़ और जो फर्स्ट लिस्ट आई है, 67 नाम घोषित किए हैं बीजेपी में, तो बीजेपी के 67 नामों में 10 नाम ऐसे हैं जो आयातित हैं। और साथ साथ इस पूरी की पूरी सूची में कहीं ना कहीं वो जो परिवारवाद, मोदी जी और शाह साहब जो बार बार परिवारवाद को लेकर विपक्ष को निशाने पे लेते हैं, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो उसकी झलक भी साफ तौर पर नजर आ रही है। और जो असंतोष है, वो असंतोष बढ़ता जा रहा है, वो थम नहीं पा रहा है। जैसा जम्मू कश्मीर में था कि वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का अलायंस हुआ, उसके तत्काल बाद समीकरण बिगड़ गए थे और अब हरियाणा में भी बेहद बेहद मुश्किल कठिनाई भारतीय जनता पार्टी के समक्ष पैदा हो गई है। और इसके साथ साथ जो इसी साल महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो महाराष्ट्र में भी चुनौतियां निरंतर बनी हुई हैं। और वहां जो असली चाणक्य हैं, शरद पवार, वो फुल एक्शन मोड में है। और उन्होंने जो नकली चाणक्य जिन्हें अब कहा जा रहा है, क्योंकि जो रणनीतियां हैं निरंतर फेल होती चली जा रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जिन्हें अपना चाणक्य कहती है, अमित शाह, वो भी निशाने पर हैं। और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो निरंतर निशाने पर लिया ही हुआ है पवार साहब ने। तो ओवरऑल जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां, ऐसा लग रहा है कि अब मोदी और शाह के लिए दिन ब दिन मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। और जो उल्टी गिनती है, वो कहीं ना कहीं आरंभ हो गई है, ये भी निकलकर सामने आ रहा है। और महाराष्ट्र में तो आलम यह है कि अब जो हिंदू मुस्लिम पूरे देश में बीजेपी कर रही है कि कैसे भी बात बन जाए, तो वो हिंदू मुस्लिम वहां गले पड़ा हुआ। और वहां जो नारायण राणे, उनके सुपुत्र साहब और बीजेपी के ही लोग आपस में उलझे हुए हैं, जमकर वहां उस मुद्दे मसले पर भी बवाल हो रहा है। तो जो तमाम तस्वीर है, स्थितियां हैं, इन सब पर आज की डिबेट पे हम चर्चा के लिए चलेंगे हमारे खास पैनल के पास, जो हर दिन हम करते हैं, जुड़ता है हमसे। पैनल में मैं कहूंगा कि जोड़ा जाए पैनल को। मेरे जो साथीगण हैं, जुड़े हैं हमसे। राजनीतिक विश्लेषक मीनू जी जुड़ी हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर सक्सेना साहब और रविंद्र सिंह शौरण साहब जुड़ गए हैं। और भी मेहमान हमारे साथ अभी और जुड़ेंगे। और जो ये परिचय मैं दे दूं, हमारे देखते हैं आप लोग, जो दर्शक वर्ग है, आप जो हमारे पैनलिस्ट हैं, अपने अपने क्षेत्र में दीर्घ अनुभव, एक पैनी निगाह नजर रखना और शानदार विभाग टिप्पणी करना। शुरुआत में करूंगा रविंद्र सिंह शौरण साहब से, क्योंकि रविंद्र जी हरियाणा में है और इस समय हरियाणा सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। राजनीतिक जो गहमा गहमी है, वो सबसे ज्यादा हरियाणा में बनी हुई है। तो रविंद्र जी, जो स्थितियां बनी है, कैसे इसको देखा जाए, कैसे इसको लिया जाए? मतलब जो सूची जारी हो जाने के बाद जो बवाल है, जो सवाल खड़े हुए हैं, कितना और घातक होता जा रहा है, कितना नुकसान पहुंचा रहा है, और डैमेज कंट्रोल अब शायद बन नहीं पा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया रविंद्र जी? जी नमस्कार। बिल्कुल सबको नमस्कार सर। ये सही बात है कि बीजेपी ने जो यहाँ हरियाणा में देखा है, वैसा कहीं और देखा नहीं। पहली बार बीजेपी को इस तरह का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी को तो हमेशा वो आदत है ना सर कि सारे घर के बदल डालूंगा। वो लक्ष्मण शिलवेनिया वाला, तो वो सारे घर के गुजरात में बदल दिए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को कोई आवाज नहीं आई। वैसे ही मध्य प्रदेश में हुए, हर जगह पे ऐसा होता है कि डिसिप्लिन्ड लोग इनके होते हैं और चुपचाप वो सारे फैसले मान लेते हैं। लेकिन हरियाणा में हो गया सर उल्टा। यहाँ पर टिकटें काटी गई, एक आदमी को गई और 6 आदमी खड़े हो गए उसके खिलाफ। लोगों ने पंचायतें कर दी, लोगों ने एक नुक्कड़ सभाएं शुरू कर दी और अपनी अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। उनमें सबसे बड़ा नाम अभी तक जो है वो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का है। रणजीत सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल के बेटे हैं। लोकसभा चुनाव की टिकट से मिलने से
आधा घंटा पहले उन्होंने कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन की थी। रानिया विधानसभा से 2019 में इंडिपेंडेंट चुनाव जीते, उनको टिकट मिल गई। अमित शाह ने उनके घर में जाके उनको टिकट दी लोकसभा की। क्यों? ताकि किसानों के दिल में अपनी पार्टी को किसानों की रहनुमा बता सकें, क्योंकि ये हैं चौधरी देवीलाल, जो एक जमाने में किसानों के सबसे बड़े नेता थे, उनके बेटे। उनको इस बार रानिया में वो किसान को दिखाई नहीं दे रहा है, उनको वहां पर किसी और को दिखाई दिया। उन्होंने टिकट रानिया की काट दी चौधरी रंजीत सिंह की, और अब रंजीत सिंह ने खूंटा गाड़ दिया है कि मैं तो लड़ूंगा इलेक्शन इंडिपेंडेंट। और ये स्थिति आपको हर जगह देखने को मिलेगी। अपन शुरू करते हैं सर उत्तर हरियाणा से। उत्तर हरियाणा में सबसे बड़े चेहरे ओबीसी समुदाय के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, जो बार बार ऊंची आवाज में बोल चुके हैं कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा करनाल से मैंने काम किए हैं, मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी ने कहा कि भैया आपकी आवाज में दम है नहीं, आप चले जाओ लाडवा चले गए। अब लाडवा है तो ओबीसी के नेता, लेकिन लाडवा है जाट बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र, वहां चले गए। वो कहते हैं भैया मुझे तो ना कोई जानता है ना मैं किसी को जानता हूं, मुझे हरवा रहे थे तो करनाल से ही हरवा देते, इसके लिए लाडवा क्यों भेजा जा रहा है मेरे को? वहां पर भेज दिया गया है। अभी जो एमएलए है वो कांग्रेस पार्टी का जीता हुआ है, सिटिंग एमएलए कांग्रेस पार्टी का। बीजेपी वहां से चुनाव हारी हुई है, और हारी हुई सीट पर मुख्यमंत्री को भेज दिया, वो भी सीट बदलकर। तो पार्टी के भीतर ओबीसी समुदाय को लेकर कैसी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ये देख लीजिए सर आप। उसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी कहती है हम तो ओबीसी की सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे बड़ा सम्मान करते हैं। ओबीसी के दूसरे बड़े नेता हैं करणदेव कंबोज, जो कि ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं प्रदेश के। दूसरे नंबर पर टिकट काटी उनकी, उनको कहा कि भैया तुम ओबीसी हो नहीं, आपको अध्यक्ष बना दिया बहुत है, अब टिकट नहीं मिलेगी। उन्होंने खूंटा गाड़ दिया, वो लड़ेंगे इंडिपेंडेंट इलेक्शन। ये तो हुआ ओबीसी का हाल। 40% ओबीसी हरियाणा में बीजेपी के प्रवक्ता बताते हैं 11 टिकटें दी हैं। सर आप मध्य प्रदेश में बैठे हो, गुणागणित समझते हो, जरा बताना 67 में से 11 सीटें 40% होती हैं क्या? हमारे हरियाणा में तो नहीं होती सर, वहां अगर गणित अलग हो तो पता नहीं, तो यहाँ पे तो 40% नहीं होती। तो यहाँ सब लोग कह रहे हैं कि भैया इतने झंडाबरदार आप हैं, आप सबसे ज्यादा ओबीसी समुदाय के रहनुमा हैं, तो कम से कम उस अनुपात में सीट तो दे देते। जनगणना तो करा नहीं पा रहे हो, लेकिन आपके पास आंकड़े हैं कि ये 40% हैं, तो उनको टिकट दे देते। वो टिकट देने में भी अब इनको दिक्कत हो गई, इन्होंने वहां पर टिकट काट दी। ओबीसी समुदाय का तो हुआ ये हाल। अब कहानी आ गई किसान की। नंबर 2, किसानों ने 13 महीने तक आंदोलन किया, हम सब ने देखा। किसानों के साथ लगातार जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म जिस व्यक्ति ने सहन किया, वो थे किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बीजेपी के हरियाणा यूनिट के। अब नंबर 2 पे उनका टिकट काटा सर बीजेपी ने कि भैया तुमने बहुत सहन कर लिया, अब लेकिन टिकट के लायक तुम नहीं हो, टिकट हम लोग देंगे किसी और को, उस व्यक्ति को जो बाहर से आया है, जो बीजेपी का नहीं है, जो मूल विचार के साथ संबंध नहीं रखता, उसका टिकट काट दिया। तीसरे नंबर पे आते हैं सर खिलाड़ी, पहलवान, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछली बार 2014-19 में उन्होंने टिकटें दी 3 खिलाड़ियों को, एक दिया योगेश्वर दत्त को, एक दी बबीता फोगाट को, एक दिया संदीप सिंह को। तीनों को एक चुनाव लड़ाया, एक चुनाव में 2 हार गए, एक जीत गए, उसको मंत्री बना दिया। इस बार तीनों का टिकट दिया काट। ये हुआ सर पहलवानों का हिसाब किताब। अब आ गई बात जवानों की। जवानों में साहब आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तो 25,000 नौजवान रोहतक से गए हैं मुख्यमंत्री का घर का घेराव करने, और उनकी डिमांड कुछ नहीं है सर, उनकी डिमांड है कि जो सरकार ने नौकरी के लिए हमसे 2021 में फॉर्म भरवाए थे, एग्जाम लिया था, उस नौकरी की बहाली भरकर दो बस। वो एग्जाम तो हमने दे रखा है, सरकार वो नहीं कर पा रही। तो 3 जो सबसे बड़ी जो बड़े मसले हरियाणा के हैं, उन तीनों पर ये है बीजेपी का स्टैंड। अब बात करते हैं सर बीजेपी के उन राव इंद्रजीत सिंह की। अहिरवाल के बड़े नेता हैं, और उन्होंने अपनी बेटी को लड़ झगड़ के टिकट दिलवा दिया। एक टिकट तो मेरी आवाज आ रही है सर? अरे 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 अरे, एक टिकट तो अहिरवाल में, एक टिकट तो वो व्यक्ति लेके आ गए जो अमित शाह के घर गए और ऐसे ठसक के साथ बैठे और उनसे टिकट लेके आ गए। उन्होंने कहा भैया टिकट दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूं कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस से टिकट लूंगा। उनको घर बुलाया और जेब में टिकट डाल दिया। ऐसा कहीं और देखा सर आपने आज तक? बीजेपी में, बीजेपी तो अनुशासित पार्टी है, बीजेपी में तो जो हाईकमान है वो सुपर पावरफुल है, लेकिन यहां पर तो विधायक उनसे ज्यादा ताकतवर हो गए। बादशाहपुर के विधायक, बादशाहपुर के जो कैंडिडेट है राव नरवीर, वो अमित शाह के घर गए और टिकट लेके आ गए। उनका खिलाफत करे थे राव इंद्रजीत की खिलाफत के बावजूद उनको टिकट राव नरवीर को मिल गया। अब राव इंद्रजीत ने 2 टिकटें दिलवाई, 2 टिकटों में एक दिलाई अमित यादव, उनको टिकट दिलाई, और उनको टिकट जो दिलाई वो दिलाई है उस
व्यक्ति की जगह जो फिलहाल सिटिंग एमएलए था, एमएलए को टिकट कहीं और से दिला दी। वो एमएलए कह रहा है कि यार मैंने 5 साल तो यहाँ पर काम किया, यहाँ से मुझे हटा के आप बगल वाली सीट पे भेज रहे हो, वहां मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो वहां पर वो लोग कह रहे हैं यहाँ से लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से राव इंद्रजीत के भाई, इसलिए जरूरी है यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट वीक हो, और वीक कैंडिडेट होगा तो घर का ही लड़का, घर का ही भाई जो है वो विधायक बन जाएगा, चाहे कांग्रेस से बने। तो ये उनके अंदर की बिसात चल रही है। दूसरा, उनको टिकट दिया है रेवाड़ी से। रेवाड़ी में जिनको पिछली बार टिकट दिया था उन्होंने ताल ठोक दी है कि मैं तो लड़ूंगा इंडिपेंडेंट, और वहां पर हैं चिरंजीवी राव कैंडिडेट बीजेपी कांग्रेस पार्टी के, जो हैं लालू यादव के दामाद और कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे, ताकि उनको भी चुनाव जीतने में कोई दिक्कत ना हो। तो बीजेपी की ये 2 टिकटें उन्होंने बांटी और दोनों टिकटों पे हार जो है उन्होंने निश्चित कर दी, और 2 टिकटें उनके मुखालफत में बट गई, एक राव नरवीर की, एक राव अभय सिंह यादव की। तो ये हुआ उनके बड़े नेता का हाल। अब आ जाइए सर उन नेताओं का जिन्होंने टिकट नहीं मिली, जो मंत्री थे। विशंबर वाल्मीकि प्रदेश में मंत्री थे, उनकी टिकट काट दी गई, उनकी जगह दे दी गई तीन मंत्रियों की टिकट काटी है, 3 मंत्री कुछ टिकट काटी है, 12 विधायक हैं शायद, और साथ साथ जो है नए हैं, उसमें 40 के आसपास नए हैं जो टिकटें हैं, जो आज 67 का जो पहली सूची कल की है उसमें 40 नए हैं, ऐसा कुछ गणित है शायद। और सर नए भी कितने नए हैं, ब्रांड न्यू हैं, 2 दिन पहले पार्टी में आए। हाँ, इतने नए तो कभी देखे ही नहीं होंगे। सात जेजेपी के और कुल मिला के 10 जो है आयातित, ऐसा कुछ गणित है वहां। इतने नए हैं सर वो कि अभी तक तो उनको पार्टी के दोनों दफ्तरों का एड्रेस भी नहीं पता होगा, इतने ज्यादा नए हैं वो। तो बिल्कुल 2 दिन पहले पार्टी में आए। और कुछ लोग तो नए होने के साथ साथ सर वो कभी एमएलए भी नहीं रहे, वो कभी मजबूत नेता के तौर पर भी उनको नहीं माना जाता है, तो उनको भी टिकट दे दी, लेकिन बाहर से आए थे इसलिए दे दी। तो इसलिए ये जो विरोध हो रहा है सर, मंत्री जो 20-20, 25-25 साल से पार्टी के साथ थे उन सबका टिकट काट दिया गया। अब मनोहर लाल खट्टर ने 9.5 बरस तक जिस तरह से शासन किया, उसके बाद नायब सिंह सैनी ने जो शासन किया, पार्टी तो वैसे ही कमजोर हो गई थी। उस कमजोर पार्टी के बाद इस तरह से टिकटों का बंटवारा करने के बाद पार्टी जो है और कमजोर स्थिति में वो लोग लेके आ गए। और सेंट्रल लीडरशिप जो है सर, वो तो है तो नजदीक में गुड़गांव, हरियाणा के 3 तरफ दिल्ली है सर, या दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, लेकिन एक भी सेंट्रल लीडरशिप का लीडर जो है ना हरियाणा नहीं आ रहा है सर। प्रधानमंत्री जा रहे हैं अमेरिका, लेकिन हरियाणा में रैली करने नहीं आया आज तक। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से लेके आज हम लोग बैठे हैं सर 5 सितंबर शिक्षक दिवस को, प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं आए। ऐसा 10 साल में कोई चुनाव नहीं हुआ है जो प्रधानमंत्री, तमिलनाडु, केरला जहां पे 0 एमएलए जीतते हैं, मेघालय, मिजोरम जहां पर एमएलए 1-2 जीतते हैं, वहां भी 3-3 महीने पहले रैलियां करना शुरू कर देते हैं। पर सर हरियाणा इतना दूर तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर लोग आ ही नहीं रहे। कार्यकर्ता जो बेचारे बहुत ज्यादा डिमोरलाइज थे, वो इसी बात को लेकर डिप्रेशन में जा रहे हैं कि यार हमारे शीर्ष नेता ही नहीं आ रहे। चलो सर वो बिजी हैं, बहुत बिजी है, वो ना है सर। डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं आ रहे सर, राजनाथ जी, गडकरी साहब नहीं आ रहे सर। पूरे देश में रोड्स जो है वो बनाते हुए घूमते हैं, थोड़ा सा रोड एक बार हरियाणा में भी को बना देते, कोई परियोजना का उद्घाटन करने के लिए नहीं आए। सेंट्रल लीडरशिप और जो स्टेट की लीडरशिप है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया। स्टेट लीडरशिप और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, और सरकार और जनता के बीच में बहुत भारी गैप हो गया। तो ऐसी स्थिति में, और ऊपर से तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए तो चारों तरफ से मुसीबतें आ रही हैं। लोगों ने जिक्र किया था कि 4 कोनों से बीजेपी की तकलीफ है, पर यहां तो सर हर कोने से 6-6, 7-7 तकलीफ आ रही है। अब बीजेपी कैसे इसको मैनेज करेगी? कल जिन लोगों को पार्टी का कोई पता ही नहीं है, उन लोगों को टिकट दे दी गई। जो कार्यकर्ता 20-25 साल से दरियां बिछाने में लगे थे, उनको सर नई दरियों के ऑर्डर मिल रहे हैं। अब तो जेजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हमारे यहां भी दरियां लेके आओ, दरियों में आपका एक्सपर्टीज है, आपको मालूम है कौन सी दरियां बढ़िया होती हैं। तो उनके साथ ये हाल हो रहा है। वो बेचारे अपने क्षेत्र में जाके प्रचार करना चाहते हैं पार्टी का, तो लोग अब उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि भैया आप करते रहो, टिकट तो हम लोग लेके आएंगे, कांग्रेस ही लेके आएगा या फिर कोई जेजेपी लेके आएगा। और परिवारवाद की तो बाहर है सर। परिवारवाद में से तो जो मिला उसको टिकट दे दिया, जिस परिवार के लोगों ने जहां से टिकट मांगा उन्होंने उसको टिकट दे दिया। और इसकी शुरुआत भी उत्तर हरियाणा से कर लेते हैं। उत्तर हरियाणा में कालका की विधानसभा सीट है, जहां से टिकट दिया है मनु शर्मा के मम्मी को, मनु शर्मा की माताजी को। मनु शर्मा आप भूल गए होंगे तो मैं याद दिला दूं, जेसिका लाल हत्याकांड में जो अपराधी थे
जिनको सजा हुई, उनकी माताजी को टिकट दिया गया है। उसके बाद चौधरी और बंसीलाल की जिंदल, पोती नवीन जिंदल की मां को नहीं दिया, उनको उनको नहीं नवीन दिया, जिंदल वो की बहुत मां मांग रहे। जी, उनको नवीन जिंदल की मां को नहीं दिया तो वो इंडिपेंडेंट लड़ जा रही है सर। और जितने परिवारों ने टिकट मांगा वो भर भर के। और एक और बात आखिरी कह के खत्म करता हूं सर, 8 महिलाओं को टिकट दिया 67 में। मेरे गणित में तो 33% होता नहीं सर ये। अगर आपके पास कोई और एल्गोरिथम का गणित हो तो आप मुझे बताइए, 33% होता हो तो। लेकिन हमारे यहाँ तो ये कम पड़ रहा है सर। तो बीजेपी कह कुछ रही है, कर कुछ रही है, और इसीलिए ये भारी विरोध है। इसको कंट्रोल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। जिन लोगों ने विरोध किया उनको कंट्रोल करने के लिए कोशिश भी नहीं की जा रही है। राजस्थान चुनाव में हमने देखा था कि जिस जिस व्यक्ति ने विरोध किया, यहां से लोगों को उनको शांत करने के लिए भेजा गया, लेकिन यहां ऐसा हो ही नहीं रहा है। इस बार जिसने विरोध किया उनको शांत करने की कोशिश भी नहीं की जा रही। मुझे लगता है सेंट्रल लीडरशिप पहले हार मान चुकी, अब स्टेट लीडरशिप भी हार मान रही है, लेकिन सम्मानजनक स्थिति भी हारने की हो जाए उस तरफ भी कदम नहीं बढ़ा रहे जा रहे हैं। तो हालात बीजेपी की फिलहाल जो है हर तरफ से सर इस तरह की दिख रही है। जी संजीव बिल्कुल जी। बिल्कुल, पूरी की पूरी तस्वीर आपने वहां की पेश की। मैं चाहूंगा धनंजय जी के पास पहले जाता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र भी काफी ज्यादा सुर्खियों और चर्चाओं में, फिर मैं टिप्पणी सुधीर सर की एक टिप्पणी होगी बाद में। महाराष्ट्र में धनंजय सर जो आपस में गुत्थम गुत्था है, वहां जिस तरीके से शरद पवार ने एक नकेल कस रखी है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, दोनों को निशाने पर जमकर लिया और पूरी की पूरी बीजेपी को उन्होंने या उनके अलायंस को धोया हुआ है। ये एक दृश्य, और दूसरा एक दृश्य ये भी कि आपस में वहां भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। एक तस्वीर वहां निकली थी कल, वहां से जो मस्जिद में घुसकर मारेंगे उसका एक जवाब वहां भाजपा के नेता ने दिया। पहले मैं वो सुनाता हूं, तो दोनों पे वो हाजी अराफात शेख का आपने शायद सुना हो, वो सुनिए बयान, वो भी बड़ा एक चौंकाने वाला है। क्या कुछ कहना है वो। ये कहां की बात है, ये कौन सा हिंदू है। मुझे लगता है कि नीतीश राणे को हिंदू तो समझाना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा, इसको श्री राम का हिंदू तो समझाना पड़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर का हिंदू तो समझाना पड़ेगा, माननीय बाबा साहब ठाकरे का हिंदू तो समझाना पड़ेगा। ये कौन से हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं। मस्जिद में घुसेंगे और मारेंगे, आइए कौन से वक्त में आएंगे। मैं कुरला में रहता हूं, फजर की नमाज में आएंगे, जोहर की नमाज में आएंगे, असर की नमाज में आएंगे, ईशा की नमाज में आएंगे, मगरिब की नमाज में कब आएंगे। आइए हम आपका फूलों से स्वागत करेंगे। आइए हम आपको बताएंगे मुसलमान क्या होता है, मुसलमानों की तरबियत क्या होती है। ये भाजपा के नेता हैं जो कहीं ना कहीं राणे को निशाने पे लिए हुए हैं, नीतीश को, और साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें कही। इस पे हमने एक स्टोरी की है, दर्शक जरूर उसको देखिएगा। एक मध्य प्रदेश में जिसकी गूंज हुई थी, वो महंत जो महंत थे वहां के, जिन्होंने उस जो पैगंबर साहब को लेकर टिप्पणी की थी, उसी से आगे का ये दृश्य और किस्सा था। तो मैं वही धनंजय सर आपसे जानना या समझना चाहूंगा कि हरियाणा तो आपने देख लिया कि लग रहा है कि पूरी तरीके से हार मान ली गई है, बिल्कुल सरेंडर सी स्थिति है जो टिकटों की पहली खेप घोषित हुई। और दूसरा महाराष्ट्र में जो कुछ है, क्या महाराष्ट्र भी अब पूरी तरह से हाथ से निकला हुआ मान लिया जाए कि वहां भी अब बात बनने वाली नहीं है। धनंजय सर। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। और आप सर मत बोलिए, मैं आपके छोटे भाई की तरह धनंजय धनंजय बोल दीजिए। और एक हमारे साथी हैं, दर्शक साथी हैं, सुबह डे, वो कह रहे हैं धनंजय सर, आई थिंक यू आर हैविंग योर पोहा, एंजॉय। पोहा नहीं था, यहाँ भेल मिलता है, तो आपका आजकल भेल भी अलग किस्म का मिलता है, डिब्बा बन जाता है, तो वो खा रहा। चूंकि आज मैं ज्यादा बिजी हो गया, अभी मैं था दूसरे चैनल पे, फिर आपके पास आया हूँ, फिर मैं जाऊंगा तीसरे चैनल पे, फिर मेरा अपना मैं कार्यक्रम आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं आप समय निकाल लिया आपने अंततः, नहीं, और निकालना तो पड़ेगा। आप लोग भी स्वागत भी आपका करूंगा, क्योंकि मेरे दर्शक, हमारा जो दर्शक वर्ग है वो आपको सुनना चाहता है, देखना चाहता है, तो मैं तो आपका स्वागत प्यार करूंगा। है, वो तो हमको भी तो वो प्यार का रिटर्न देना पड़ेगा, रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा। खैर, बहरहाल आप जो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, देखिए, केवल बीजेपी नहीं, आरएसएस भी हार गया है। और जाति गणना पे उसको बोलना पड़ा, वो क्या बताता है। वो 33% आरक्षण पे बात कर रहा है, महिलाओं के आरक्षण पे बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसका काम तो हिंदू करने की बात है। हिंदू और राष्ट्र, भारत माता की जय, और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसके अलावा तो कुछ आता नहीं है उनको। जब जाति गणना की बात निकली है, तो उनको पता है कि जाति गणना और सामाजिक न्याय, आप कितना भी कीचड़ उछालो योगी आदित्यनाथ जी की तरह, वो कीचड़ आप पे गिरेगा।
और वो उनका बाल तो नहीं है, तो निकाला हुआ है, तो हो सकता है फिसल जाए, लेकिन बाकी सब बाल वाले हैं, बाल में उलझ जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किरासन तेल से छुड़ाना पड़ेगा उसको। ये हालत है इनकी। तो जाति गणना जो है हमारे समाज को सही रास्ते पर ले जाने का एक माध्यम बनेगा। राहुल गांधी जब बोलते हैं कि एक्सरे है, तो मुझे अच्छा वर्ड लगता है कि एक्सरे बात कर रहे हैं कि फुल बॉडी एक्सरे है, केवल हाथ टूट गया है या पैर टूट गया नहीं, पूरी बॉडी टूटी हुई है, तो पूरी बॉडी का एक्सरे करना पड़ेगा। और खाली बॉडी टूटी नहीं, हड्डियां नहीं टूटी है, कोशिकाएं भी टूटी हैं, उसमें ब्लड भी गड़बड़ा गया है, उसमें बाकी जो तत्व है वो भी सब गड़बड़ है, प्रोटीन कम है, कार्बोहाइड्रेट कम है, बाकी सारी चीजें भी कम है। तो वो सब देना होगा, क्या क्या कम है और कितना कम है ये जानना जरूरी है। और अगर नरेंद्र मोदी सरकार जो वादे लेकर के आई थी कि हम जो है 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, मजदूरों को चांद पे पहुंचा देंगे, हम खुद जमीन पे बैठेंगे, वो सब कहाँ है? आरएसएस इस पर क्या जवाब देगा? आरएसएस के जो प्रवचन करता है वो तो उनको पांव छू रहे हैं, जो प्रवचन करने वाले लोग। आम आदमी आरएसएस के पास कहाँ है? उनको इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारे कैडर है, और कैडर जो है पता नहीं क्या कर देंगे। कैडर जो है वो दूध के धुले नहीं है, वो भी इसी समाज में रहते हैं, उनको भी महंगाई व्याप्ति है, उनके बच्चे भी अंधेरे में रहेंगे। एक अभी मैं देख रहा था कि अजय आलोक ने अपनी बेटे के बारे में लिखा, सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा हुई कि ये अमेरिका में है, मुझे गर्व है। लोगों ने बहुत उसको दुत्कारा कि तुम्हारे बच्चे अमेरिका में, हमारे बच्चे यहाँ गटर में, तुमने यही राजनीति की है। तो बेसिकली आरएसएस बीजेपी की यही राजनीति, भेद पैदा करो, इसको उससे लड़ाओ। ये जो आप महाराष्ट्र के इसका जो अभी बयान दिखाया, जिस मुस्लिम नेता का, जो आरएसएस का बीजेपी का नेता है, ये सब हाँ मुर्गा जी, लड़ाओ। हाँ, आराफात शेख, हाँ जी ये जी मुर्गा लड़ाओ अभियान। ये कि जी। इधर भी मैं रहूं उधर भी मैं रहूं, फ्रेंडली फाइट, बीच में किसी को स्पेस नहीं देना। मुसलमानों को लगे देखिए क्या नेता है ये, हिंदुओं को लगे अरे क्या नेता है। लेकिन बताइए कि दोनों जगह डबल इंजन सरकार है, आपका मंत्री है वो गिरिराज सिंह, एक बोलते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं, वहां आदित्यनाथ बोलते रहते हैं। देश में कानून है, संविधान की शपथ ली है ना, संविधान ने आपको बनाया है ना, ये किस धीटता से इस तरह की बातें करते हैं। और ये बयान जो है ये आम आदमी को बरगलाने वाले हैं। मुसलमान इस बात से खुश हो जाएं कि देखो मुसलमान, बीजेपी में भी मुसलमान नेता है, देखो गलियारा है, लेकिन बेसिकली दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनको अलग मत देखिए, इनको संविधान के पास वाला व्यक्ति मत मानिए। इनका धंधा है और इस धंधे में किसी को नहीं पहचानते। जैसे अभी रविंद्र भाई बता रहे थे कि किसको ले आए, कब टिकट दे दिया, दरी बिछाने वाला दरी बिछा रहा है। महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है। एकनाथ खड़से जो है एक पुराने नेता रहे बीजेपी के, जानते होंगे, और किसी जमाने में पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते थे, जिसे लेकिन उनको किनारे कर दिया गया आरोप लगा करके, जो पहली बार जब सरकार बनी थी उनकी बीजेपी की। एकनाथ खड़से चले गए थे एनसीपी में, फिर वो आ गए वापस चुनाव के, लोकसभा चुनाव के समय आ गए थे वापस यहाँ बीजेपी में, उनकी बहू को टिकट दिया गया, लोकसभा का टिकट दिया गया, लेकिन वो बेचारे फिर परेशान हैं। बीजेपी के यहाँ नेताओं को भी लगता है कि आप जो है शिवसेना से लाए हुए नेताओं को चुनाव लड़वा रहे हो, आप जो है अजित पवार के नेताओं को ला करके चुनाव लड़ा रहे हो, हम तो दरीड हो रहे हैं। कहाँ तो सपना था कि हम पूरा महाराष्ट्र कब्जा कर लेंगे और अपने दम पर सरकार बनाएंगे। 2.5 साल से हालत यह है कि आपका मुख्यमंत्री नहीं है, आप मुख्यमंत्री बने हुए पालकी ढो रहे हो आप एकनाथ शिंदे साहब का। एकनाथ शिंदे साहब का पालकी क्यों ढो रहे हो? क्योंकि आपको मराठा वोट लग रहा है कि मराठा अगर वोट हमारे पास नहीं आएगा तो हम हाशिए पर चले जाएंगे, ब्राह्मण वोट से काम चलेगा नहीं। पूरे देश में ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। आप याद कीजिए 90 में जब बीपी सिंह ने लागू किया था आरक्षण, वो वही दौर था सामाजिक न्याय का। उस दौर में ये रथ लेके निकल गए और सारी मलाई ये खा ली, सारी मलाई बीजेपी को मिल गई और सामाजिक न्याय वाले जो फोर्स थे वो राज्यों में सिमट करके रह गए। अब जो है जब कांग्रेस ने उसको मूल एजेंडा बनाया है तो ये एजेंडा अब रुकने वाला नहीं है। और इनकी पार्टी के भीतर भी उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अनुप्रिया पटेल जो बोल रही हैं, जो केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, जो मोहन यादव बोल रहे हैं, मुंह से बोलने से कुछ होगा नहीं। जब ओबीसी, पिछड़ा, दलित ये सब जब सवाल पूछेगा कि ईडब्ल्यूएस क्यों बनाया मोदी जी, ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है, ये आरक्षण क्यों लेके आए, उसको सवर्ण आरक्षण क्यों नहीं नाम दिया आपने? जब जब ओबीसी का आरक्षण जो 27% है उसमें भी आपने कर रखा है लेयर, क्रीमी लेयर,
8 लाख से जो ऊपर कमाता है उसको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा, ओबीसी होने के बाद भी। तो जो वो ओबीसी नहीं, वो ओबीसी दायरा है, लेकिन इसमें ईडब्ल्यूएस में सबको तो मिलता नहीं है। ईडब्ल्यूएस में केवल उसको मिलता है जो सवर्ण है, जो मुस्लिम है, सवर्ण मुस्लिम। ये कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देती है कांग्रेस, ये तो यही लेके आए ईडब्ल्यूएस, मोदी जी लेके आए शुद्ध रूप तक, शुद्ध रूप से, और लेकर के आए हैं ईडब्ल्यूएस। उसमें किसको आरक्षण मिल रहा है? 15% जो लोग हैं उनको 10% आरक्षण दे रहे हैं आप ईडब्ल्यूएस के नाम पर। आरक्षण में फिर ये फैलाते हैं कि आरक्षण वाले जो है ना वो उनका कट ऑफ कम रहता है, मेधा उनके पास नहीं रहती है, वो एकदम बढ़ा करके लाए जाते हैं। अरे आप नहीं पिछले नहीं सर, मैं माफी चाहता हूँ, मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको। मैं थोड़ा सा जो चुनाव की जो संभावित तस्वीर, आप छोटी सी टिप्पणी है कभी कंक्लूड करिए, मैं 2 और लेके फिर दोबारा भी आपका सलाह दूंगा। आप पहले कंक्लूड करिए आपकी जो चल रही है मैंने मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में ये बात यही चल रही है और जी इसीलिए बीजेपी को हर जगह खतरा है। हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो या बिहार हो, कहीं बीजेपी नहीं खड़ी रहने वाली, क्योंकि वो सर सामाजिक न्याय जो मेन स्ट्रीम है। समझिए जी कोई ट्रेन जो है जा रही है चेन्नई, तो सब यात्री जो चेन्नई जा रहे हैं वही ना चढ़ेंगे, जिनको जाना है बिल्कुल अमृतसर वो थोड़े उस पर चढ़ जाएंगे। तो बीजेपी सर अमृतसर वाली पार्टी है या कहीं और वाली पार्टी है, जा रही है ट्रेन कहीं और। तो इसलिए सामाजिक न्याय और जाति गणना ही इंपॉर्टेंट इशू है, और इससे ये घबराए हुए आरएसएस वाले, क्योंकि आरएसएस का एजेंडा जो है हिंदूवाद राष्ट्रवाद दोनों फ्लॉप हो जाता है। ब्राह्मणवाद बेसिकली इनका एजेंडा ब्राह्मणवाद है, न हिंदूवाद है न राष्ट्रवाद, इनका एजेंडा है ब्राह्मणवाद, श्रेष्ठतावाद, वो फ्लॉप हो जाता है। हालांकि सवर्णों को डरने की आवश्यकता इसमें नहीं है, क्योंकि जब गिनती होगी किस, जैसे बिहार में, मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि चुनाव पूरा इसी पे हो रहा है, आगे आने वाले बिल्कुल समय में इसी पे चुनाव होगा। बिल्कुल 2 लाइन में बिल्कुल कंक्लूड कर देता हूं 1 मिनट में। बिहार में जो जाति गणना हुआ एक उदाहरण है, भले जाति गणना पे होने के बाद अभी सरकार ने उस पर उस तरह से काम किया नहीं है, क्योंकि फंड उनके पास नहीं है, वो अलग कहानी है, वो अलग चीजें है। लेकिन जिस तरह से जाति सर्वेक्षण हुआ और उसमें आया कि गरीब जो है वो सवर्णों में भी गरीब है, भूमिहार कम्युनिटी में, सवर्ण में भूमिहार है जिनमें 27% गरीबी है, जो राजपूत है 25% गरीबी है, जो ब्राह्मण है 25% गरीबी है। तो नीतीश कुमार सरकार ने कहा कि जो गरीब लोग हैं, 95 लाख गरीब परिवार जो चिन्हित किए गए हैं, उनको 2-2 लाख रुपया देंगे आत्मनिर्भर करने के लिए। ये है सामाजिक न्याय। ये बिल्कुल जाति गणना से वो जातिगत न्याय नहीं है, ये सामाजिक न्याय है कि तमाम गरीब जो है उनको हम एक खांचे में रखेंगे। ईडब्ल्यूएस इसको कहते हैं। फिर कहा कि ये बिल्कुल इस जात में पढ़ने वाले लोग, जो ब्राह्मण है उसमें पढ़ने, जैसे कायस्थ में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, कायस्थ सबसे ज्यादा नौकरियों में काम करते, नौकरियों में है। मुसहर कम्युनिटी है या और दूसरी कुछ कम्युनिटी है जिसकी चर्चा बिल्कुल नहीं है, 10,000 पे 7 मुसहर ग्रेजुएट किए हुए हैं। या बिहार में अगर समझिए 6.11% ग्रेजुएट है, 13 करोड़ की आबादी है, 6% ग्रेजुएट है। शिक्षा का स्तर कहाँ है आप समझ लीजिए। 10th वाले लोग जो है 14% 10th किए हुए लोग हैं, शिक्षा की क्या स्थिति है। तो 75 साल में आप 14% मैट्रिक करा पाए हो, ये चिंता का विषय। ये समझना होगा कि आप मिड डे मील दे रहे हो, ये कर रहे हो, उसके बाद बिल्कुल शिक्षा की हालत ये क्यों है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल तमाम चीजें जाति गणना के बाद आएगी। और अब चाह करके भी आप हिंदू के नाम पे, मुसलमानों में भी सेम है, ये जो इस तरह की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति मुस्लिम पक्ष वाले करते रहते हैं, उनकी भी नहीं चलने वाली, क्योंकि ये न्याय की बात होगी। जहां बिल्कुल अन्याय है वहां राहुल गांधी प्रहार करेंगे, और राहुल गांधी इसीलिए नेता माने जा रहे हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं। कांग्रेस के बिल्कुल भीतर भी वो स्वर दब गया है, जो स्वर कभी संघी स्वर लगता था, कांग्रेस के भीतर भी संघी बिल्कुल स्वर है। तो ये मुझे लगता है कि महाराष्ट्र जो है, एक आज राहुल गांधी यहाँ आए, राहुल गांधी ने क्या बात की, वही सब बातें की। और राहुल गांधी बिल्कुल जहां बिल्कुल जहां बोल रहे हैं वो सामाजिक न्याय का चेहरा बन गए हैं। अभी कोई सामाजिक न्याय का उस तरह का चेहरा दिख नहीं रहा था। और शरद यादव का बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, शरद यादव और रामविलास पासवान का आरक्षण लागू करने में, वीपी सिंह में। शरद यादव की बेटी भी राहुल गांधी के साथ, वो गुजरात की बिल्कुल प्रभारी बिल्कुल बनाई गई। तो ये सारी चीजें बिल्कुल हैं बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय एक और जो जातिगत जनगणना मुद्दा हो गया है, वो कहीं ना कहीं सब तरफ मुश्किलें पैदा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं सुधीर जी के पास जाने के पहले मीनू जी के पास लिए जाना चाहूंगा, उनके यहाँ लाइट आ जा रही है, मेरे को जो निर्देश मिल रहे हैं, तो माफी चाहूंगा सुधीर सर, मैं आपसे एक सबको सुनने के बाद जो एक टिप्पणी मिलेगी वो ज्यादा अच्छी निकल कर आएगी। मीनू जी, जो बात चल रही थी, राहुल गांधी जिस तरीके से क्लेवरली प्ले कर रहे हैं, लेकिन इधर हम देख पा रहे हैं कि जो मोदी और शाह का जो भय था, जिस तरीके से विरोध हो रहा है, हमने जम्मू कश्मीर में देख लिया और ये हरियाणा में नजर आ रहा है, और बाकी अन्य भी जो राज्य हैं, महाराष्ट्र भी हमको दिखता है, झारखंड में भी दिखाई पड़ता है। तो क्या वो जो भय था वो कुनबे में समाप्त हो गया, और जो घटनाएं हो रही हैं वो बता रही हैं, कहानियां जो बयां कर रही हैं,
क्या ये उल्टी गिनती की और कहीं इशारा है? क्या आपकी टिप्पणी होगी मीनू जी? जी देखिए, ये 240 जो सीटें आई हैं भाजपा की, उसका आफ्टर इफेक्ट है। और ये बात हम लोग जिस दिन पता चला था कि ये फाइनल हो गया था कि भाजपा को 240 सीटें मिली हैं, तो तभी समझ में आ गया था कि अब मोदी जी का इकबाल जो है वो उतार पर है। और ये सामने दिखाई दे रहा है। उसमें कई सारे कारण दिखाई दे रहे हैं कि जो सरकार बार बार यू टर्न ले रही है विपक्ष के दबाव में, 6-7 यू टर्न 2-3 महीने के अंदर ले चुकी है। तो जो साथ में जो पार्टी के अंदर जो नेता हैं, जो अभी तक डर के मारे, खौफ के मारे जवान बंद करे बैठे थे, चाहे गलत हो रहा है चाहे सही हो रहा है, बस उनको ये था कि पार्टी सत्ता में बनी हुई है। लेकिन अब उनको जो मोदी जी का जो चुंबकीय प्रभाव था पार्टी के ऊपर और वोटों के ऊपर, जो वोट चुंबक की तरह खींचे चले आते थे चुंबक की तरफ, तो वो प्रभाव उनको दिखाई दे रहा है कि 240 तो अभी हो गए इनके, और अगर ये सहयोगी दल सपोर्ट खींच ले तो ये नीचे गिर जाएंगे। तो बेटर है कि समय रहते हम अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लें पार्टी के अंदर भी, और अगर नहीं होती है पार्टी के अंदर तो इस वक्त रास्ता खुला है। तो वो चीज लोग जो जिस वजह से ये जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अफरा तफरी बची हुई है, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे ये हरियाणा हो, देखिए, और इसपे एक विपक्ष की एकता भी बहुत बड़ा कारण बनी हुई है। अगर विपक्ष की एकता बनी रहती तो 2014 में भी ना आते सत्ता में। आप बता दीजिए, उस वक्त तो 67% विपक्षियों को मिले थे वोट, लेकिन बटे हुए थे। तो आने की नौबत तो जब भी नहीं थी, एक बार आ गए तो फिर ये पकड़ के बैठ गए, और वो यही गलती फिर विपक्ष ने 19 में दोहराई। लेकिन इस बार का चुनाव देखिए आप कि ये 2 बार गलती करने के बाद लेसन ले लिया विपक्ष ने, और उनको समझ में आ गया कि अब एकजुट रहना पड़ेगा। लेकिन इस विपक्षी एकता की उम्मीद मोदी जी और शाह को नहीं थी। उनका ये मानना था कि ये तो अभी चुनाव के लिए इकट्ठे हुए, लड़भिड़ के अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अब विपक्ष को भी समझ में आ गया है कि अगर इकट्ठे नहीं हुए तो सब टांगे जाओगे। देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक को नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब आपने सलाखों के पीछे कर दिया है। जो सामने आ जाए, मतलब बुलडोजर चल रहा है उनका, जो आ जाए कुचला जाएगा, हॉर्न नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं, सब आना चाहिए सामने उनके। तो वो चीज जो है वो विपक्षियों को भी समझ में आ रही है और वो दिखाई दे रहा है। और ये मोदी जी खुद देखिए, उनके पास तो सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके अंडर में है, प्रधानमंत्री हैं वो, देश के सत्ता है उनकी केंद्र में, तो उनके पास खबरें आ रही होंगी ग्राउंड से कि यहाँ क्या हाल होने वाला है। तो मोदी जी तो बिल्कुल भी नहीं कि पहले ही इतना मानवर्धन हो रखा है उनका, 240 सीट पे वो है, मतलब बहुमत की सरकार नहीं है भाजपा, अपनी भाजपा एज ए पार्टी, और उनकी खुद की सीट इतनी मुश्किल से जीते, वो 1.5 लाख के आसपास, जरा सा थोड़ा ज्यादा सीट से वो जीते, बड़ी शर्मनाक जीत है उनकी वो भी। तो अब उनको वो समझ में आ रहा है, तो वो और नया एडिशन अपनी जो अपनी एक छवि जो दर्पण जो धूमिल पड़ता जा रहा है उसमें वो नहीं चाहते कि और नए ये 2 राज्यों की, जिसमें कि जो अभी हरियाणा में बता रहे हैं, तो ये तो मोदी जी ने असल में हरियाणवी मिजाज का जो स्वाद है ना, चखा नहीं कभी। हरियाणा का मिजाज ही अलग होता है जी, बिल्कुल अलग होता है। तो अब क्योंकि हरियाणा वालों के भी हाथ में आ गई आज बाजी, वो समझ गए पहले ही, तो वो तो फिर अपना मिजाज दिखाए बगैर थोड़ी मानेंगे। जो ये हो रहा है हरियाणा में, आप देखिए, ये इस जो शिवरान साहब ने कहा कि ये ऐसा किसी राज्य में नहीं हुआ, इतनी उठा पटक, मतलब ये तो वो जिसको कहते हैं ना कि दिमाग में अगर समा गई है तो फिर समा गई है, करके रहेंगे उसको। और उनको भी समझ में आ रहा है देखिए कि मोदी जी अब डूबता सूरज है। देखिए, हर चीज की शेल्फ लाइफ होती है, ब्रांड, कोई भी ब्रांड हो, या तो वो इनोवेशन करे, उसमें कुछ नया लाए, तो मोदी जी कुछ नया तो लाए नहीं, वही पुरानी रट लगा रखी है, हिंदू मुसलमान। तो पब्लिक उससे आगा गई है, वो रोजगार चाहिए, लोग महंगाई से त्रस्त है। अब जैसे जो राज्य आपने बताया अग्निवीर से त्रस्त है, किसानों का आंदोलन है वहां महिला कुश्तीबाजों का यौन उत्पीड़न हुआ है, तो वहां पे तो इतने सारे मुद्दे आपने परोस के दे रखे हैं विपक्ष को, तो वो क्यों नहीं उसको भुनाएंगे। ऊपर से विपक्ष एकजुट हो रखा है, तो आपकी हालत तो पतली होनी ही थी। अब भाई ये आपकी कमी है कि आपका वो राजनीतिक चातुर्य कहाँ गया। इसका मतलब जब तक आप जिसको कहते हैं ना धन की पोटली पे, सीटों की पोटली थी जब तक आपके पास, तब तक तो आप तुर्रम खान बने हुए थे कि हम ये कर देंगे और हम ये हैं और वो हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास संख्या बल घटा और आपका आत्मविश्वास खत्म, तो मोदी जी जो जिसको कहा जा रहा है कि
इधर उधर भागे फिर रहे हैं, अभी आके अमेरिका जाएंगे, तो प्रचार कब करेंगे? तो बीच में बसता ही नहीं है, एक आध दिन जाएंगे, उसमें ये कह दिया जाएगा कि भी मोदी जी तो देखो आए नहीं थे, तो कहां से जीतते? मोदी जी आते तो जीतते, लेकिन मोदी जी को पता है अंदर खाने कि मोदी जी वहां चाहे जाके डेरा भी जमा दे तो भी अब वहां पे स्थिति सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि ये जो इन्होंने जो किया है ना, कि जो एक जो इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जम्मू कश्मीर और इसमें तो अन्य मुद्दों के अलावा ये जो भागदड़ मची हुई है, वो एक कारण ये भी है कि जो बाहर के जो लोगों को ला के जो अन्य पार्टियों से लाया जा रहा है, कि इनका एक मकसद हमेशा रहा बाय हुक और बाय क्रूक, मतलब कुछ भी किसी भी तरीके से चुनाव को जीतता है। तो वो उसके लिए ये यही करते थे कि भाई बाहर से ले आओ, और जो पार्टी का जो 10 साल से बेचारा अपने कुर्सियां बिछा रहा है, पानी पिला रहा है, वो आउट। तो वो जो एक जो समर्पण जो था ना विचारधारा के प्रति, उस वो डाइल्यूट हुआ है, और यही संघ के साथ रस्साकशी चल रही है। तो एक तरह की प्रॉब्लम नहीं है, कई तरह की प्रॉब्लम भाजपा के अंदर चल रही है, और ये देखने वाली बात होगी कि ये 2 इलेक्शन में अगर ये हार गए तो हो सकता है मोदी जी स्वतः ही इस्तीफा दे दे जी। तो वो चीज तो बनने वाली नहीं है, वो स्वयं होके तो कभी जाने वाले नहीं है। सुधीर सर, बहुत क्षमा चाहूंगा, मैं आपके आखिरी में आ रहा हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, खासकर जो बात हुई ब्रांड मोदी, और रविंद्र जी ने भी वो स्मरण कराया कि 3-3 महीने पहले, और हम लोगों ने भी देखा है कि कितने दौरे, कितने धुआंधार तरीके से उनका जाना, और वो तो लालायित रहते थे कि स्थानीय निकाय के चुनाव में भी मोदी की एक सभा हो जाए, और ब्रांड तो वो चलते ही चलता था। तो ये दरकने वाली बात है, ये भागने वाली बात है। माफी चाहूंगा, हैदराबाद के चुनाव में अमित शाह चले गए थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में। मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं, वो गए थे, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, उनका मन कर होता था कि वहां भी, और उनका चेहरा तो रहती था, लेकिन अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो, क्या इसको ऐसे भी देख सकते हैं सुधीर सर, इस पे जरूर टिप्पणी करिएगा, कि संभावनाएं जिस तरह की केंद्र में है, किस दिन वो बैसाखियां अलग हो जाएंगी, क्या हालात बन जाएंगे, हो सकता है कभी आपको मध्यावधि में जाना पड़े। तो अभी भी ये चेहरा जितना दरका है, वो उसमें कहीं हम कहते हैं ना फेविक्विक लगा के आप उसको थोड़ा जोड़ मजबूत कर लीजिए, तो वैसे कुछ है कि यहाँ पूरी तरीके से ना नेस्ता नाबूद हो जाए, तो बना रहा है कहीं कोई। सब पर आपकी टिप्पणी सुधीर सर। जी जी, धन्यवाद संजीव जी। देखिए, सन 2014 में जब बीजेपी के भाग से सत्ता का छीका टूटा, तब भारतीय जनता पार्टी पैन इंडियन पार्टी नहीं थी, और वैचारिक स्तर पर, संगठन के स्तर पर, सोच के स्तर पर वो आज भी पैन इंडियन पार्टी नहीं है। आप मणिपुर देख लीजिए, आप गुजरात देख लीजिए, आप कश्मीर देख लीजिए, आप तमिलनाडु या केरल देख लीजिए, हर जगह उसने कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेताओं को साम दाम दंडभेद, और जिसके लिए शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं मध्य प्रदेश में और अन्यत्र, राजनीतिक हाका लगाकर अन्य दलों के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में लाने का निर्लज्ज काम किया है। यह एक तरह से मुहिम उनकी लगातार रही है। अब अगर हम हरियाणा की या महाराष्ट्र की या जम्मू कश्मीर की या झारखंड की बात करें, तो बहुत दिलचस्प तस्वीर उभर कर आती है। अभी मीनू जी ने कहा कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें, तो नरेंद्र मोदी या उनके अन्य सहयोगियों में से किसी का पिंड ऐसा नहीं है, मैं पिंड शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, राजनीतिक पिंड ऐसा नहीं है कि वो सदाशयता पूर्वक इस्तीफा देंगे। जब तक उन्हें दुत्कार कर या बहुत शर्मनाक तरीके से पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा, तब भी कहना कठिन है कि वो शराफत से सत्ता छोड़ देंगे। बहुत ही मुश्किल है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को संवैधानिक या ईमानदारी से निर्वाचित सत्ता नहीं मानता हूं। परकाला प्रभाकर के आकलन पे गौर करें, 240 में से उन्होंने जो लगभग 70 सीटों पर गड़बड़ी की बात कही है, ईवीएम और निर्वाचन आयोग केचुआ के की भूमिका पे गौर करें, तो ये मान के चलिए कि 160-70 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, और उसके बल पर वो 1.5 अरब के देश पर राज कर रही है। नहीं, उसमें भी आयातित बहुत सारे हैं, 240 में। अब मैं हरियाणा की बात करूं। सबसे पहले हरियाणा की राजनीति 2 कारणों से जानी जाती रही है। एक तो लालू की राजनीति, देवीलाल, भजनलाल, बंशीलाल, इन्होंने लगभग 2-2.5-3 दशक तक जो है वहां की राजनीति पर इनका दबदबा रहा। और एक दूसरा पहलू इसका है आयाराम गयाराम, जो आयाराम गयाराम की दाग बेल पूरे हिंदुस्तान में पनपी है,
उसकी शुरुआती श्रेय बहुत हद तक हरियाणा को जाता है। तो ये घटनाक्रम आप याद रखें। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में, हालांकि वो बहुत हताश है और उसका पूरा खेल हताशा से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसने लालू और लालियों पर दांव लगाया है। जैसे 4 नाम आप देखिए, भव्य बिश्नोई भजनलाल परिवार के, श्रुति चौधरी बंसीलाल के परिवार की, आदित्य देवीलाल के पौत्र हैं, आरती राव बीरेन्द्र सिंह के परिवार की। तो 4 भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के पौत्र पौत्रियों को उसने इस बार चुनाव मैदान में उतारा है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनको कि नाइट वॉचमैन आप मान सकते हैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदला है, या उनका निर्वाचन क्षेत्र कहे तो पार्टी ने बदल दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का झर्रा जो केंद्र से लेके अन्यत्र यही है कि जो कहते हैं कि रस्सी जल जाती है लेकिन ऐठन नहीं जाती है। तो रस्सी जल गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्षस्थ नेताओं की ऐठन अभी नहीं गई है। और उनका झर्रा, उनकी शैली, उनकी भाषा, उनकी जो सारी रणनीति, अब आप देखिए योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा, साध्वी प्रज्ञा, माधवी लता, नवनीत राणा, ये आपके अभी कंगना रनौत, इन सबकी भाषा देखिए, राजा सिंह, इन सब, और अभी जो इसमें राणे साहब के बेटे की कभी उसमें जुड़ाव हो गया है। तो इन सबकी भाषा क्या है? वही नफरत की भाषा, हिंदू मुसलमान की भाषा, विभाजन की भाषा, हिंसा की भाषा। एक जो गांधी जी कहते थे भाषा में हिंसा, मस्तिष्क में हिंसा है इनके, भाषा में हिंसा, विचारों में हिंसा। और जैसा कि धनंजय जी ने कहा, ये असली खेल जो है आरएसएस का एजेंडा है, और इसमें बाकी सारी चीजें दिखाने की हैं, स्वांग है, प्रपंच है, और उसकी असलियत पे आपको नहीं जाना चाहिए। और जो पुनरुत्थानवाद, ब्राह्मणवाद की वापसी, मनुवाद की वापसी, और हिंदुत्व के नाम पे कर्मकांडी, अंधविश्वासी, जाति भेद में यकीन करने वाला, अस्पृश्यता में यकीन करने वाला जो वर्ग है, वो अपनी हर जगह वापसी चाहता है। अब हरियाणा की बात करें, हरियाणा में देखिए जिस तरह से इन्होंने टिकट बांटे, उसके पहले कश्मीर में इन्होंने सूची जारी की, सूची रद्द की, उसके बाद दूसरी सूची जारी की, तो वो वहां का उदाहरण हो गया। इसमें देखिए इन्होंने रतिया से एमएलए हैं लक्ष्मण नापा, सुखविंदर मांडी, आदित्य चौटाला, करणदेव कंबोज, रणजीत चौटाला, सावित्री जिंदल, इस तरह के और भी 1-2 नाम है जिन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया है, और उसमें से कुछ लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर को देखें, इस बार कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकी थी, और उसने वहां अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। जम्मू में 2 सीटों पर उसके प्रत्याशी जीते, लेकिन दोनों ही सीटों पर उनके प्रत्याशियों को पिछले चुनाव के मुकाबले 2-2 लाख वोट कम मिले। आप इससे अंदाज लगा लें कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के बाद ये तय मानकर चलिए कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लिए अंगूर खट्टे रहेंगे, और वहां पर सत्ता में आने की उसकी कोई संभावना नहीं है पीडीपी की जी। और वहां पर जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो गठबंधन किया है, और तारिक पर्रा ने जिस तरीके से वहां पर मोहरे बिछाए हैं, तो मुझे लगता है, और जो उमर अब्दुल्ला और 87 वर्ष के फारूक अब्दुल्ला गंदरबल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पर सत्ता में है। रही बात महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में जो मराठा आंदोलन, आरक्षण का आंदोलन हुआ है, वो जरांगे पाटिल ने जो किया है, उसने कई पार्टियों को, कई नेताओं को बहुत बेनकाब कर दिया है, और वो लोग समझ नहीं पा रहे कि वो क्या बयान दे, क्या रुख लें, क्या रवैया अख्तियार करें। और जिस तरीके से अमित शाह ने शरद पवार जैसे वरिष्ठ, अनुभवी, सम्मानीय नेता को भ्रष्टाचार का डॉन कहा था, उस पर पहली बार ऐसा हुआ कि शरद पवार ने एक अलग तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि एक तड़ीपार हमको नसीहतें दे रहा है। तो अमित शाह के लिए शरद पवार का तड़ीपार शब्द इस्तेमाल करना बताता है कि वो इस संबोधन से, या इस फक्ति से, या इस तंज से कितने आहत हुए थे। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं लगातार, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो झारखंड में,
हेमंत सोरेन जिस तरह से आदिवासी अस्मिता के प्रतीक के तौर पर उठे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश को हर जगह उनको हेमंत बिश्व शर्मा या अजीत पवार या ज्योतिरादित्य सिंधिया या कोई और चाहिए जिसके बूते वो वहां पर सत्ता में आ सके। देश को तोड़ना, पार्टियों को तोड़ना, परिवारों को तोड़ना, प्रांतों को तोड़ना। देखिए, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन आज वह पूर्ण राज्य के बजाय केंद्र शासित राज्य है। और ये आपने केंद्र शासित राज्यों को राज्यों में बदलते देखा होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक राज्य जो है केंद्र शासित बदल गया। आपने लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, और संयोग से जम्मू कश्मीर में और हरियाणा दोनों जगह 90-90 सीटें हैं। और मुझे लगता है कि अगर चुनाव ईमानदारी से हुए, निष्पक्षता से हुए, तो दोनों ही जगह पे लगभग 60-60 सीटें हरियाणा में कांग्रेस और उनके सहयोगियों को अभी तय नहीं है कि आपसे इनका गठबंधन हो पाएगा या नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन हो गया है। और जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा एक बहुत बड़ी मांग रहेगी कि उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जेलों में जो हजारों लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर की ताकतें आपने इतनी बढ़ा दी हैं कि निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री की तो कोई हैसियत ही नहीं रह गई है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या अन्यत्र हो। तो ये आने वाले चुनाव, और महाराष्ट्र में अजित पवार और शरद पवार का द्वंद्व आप लोगों ने देखा, और वहां की जनता ने लोकसभा चुनाव में ये फैसला कर दिया है कि असली एनसीपी कौन है, असली शिवसेना कौन है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में अजित पवार और उनके सहयोगी नेताओं को दुत्कारा जा रहा है या उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, मुझे लगता है कि देर सवेर अजित पवार क्षमा याचना करके शरद पवार की पार्टी में लौट सकते हैं। और महाराष्ट्र में अगर लोकसभा चुनाव की पुनरावृत्ति यथावत भी होती है तो भी ये तय है कि वहां पर कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार की जो त्रयी है, जो जिसको कि ट्रोइका कहते हैं, रशियन में 3 घोड़ों की गाड़ी, वो उसकी वापसी की संभावना प्रबल है। लेकिन ये सारा घटनाक्रम कहीं ना कहीं मोदी और शाह की छवि, जिसपे पहले से ही बहुत सारी खरोंचें आ चुकी हैं, उसको और ज्यादा खंडित करेगा। और मोदी जी तो ऐसे भी तफरीह कर रहे हैं, एक शब्द आता है हम लोग क्या तफरीह, तो वो ब्रुनेई जा रहे हैं। ब्रुनेई जाने का क्या मतलब था, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया। वो सिंगापुर जा रहे हैं, वो कहीं और जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो विश्व के पहले राष्ट्राध्यक्ष होंगे जिसने सर्वाधिक देशों का भ्रमण किया होगा। मैं भ्रमण शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, सैर सपाटा, तफरीह, भ्रमण किया होगा। बाकी चीजें आप घटनाक्रम लिख ही रहे हैं। ये 2 राज्यों के चुनाव, उसके बाद भी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव, ये तय कर देंगे कि इस देश में लोकतांत्रिक शक्तियां और जिनको कि हमारा संविधान कहना चाहिए, हमारा संविधान कितना ताकतवर है। और बहुत सारी चीजों की और संकेत चौहान जी ने किया, मीनू जी ने किया, और धनंजय जी ने तो बहुत मूलभूत बातें कही जो कि अंडर करंट, जो इस देश की अंडर करंट है, और उस पर हमको गौर करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके बाद एक दौर अगर आप कहें तो मैं फिर से पुनः लौटूंगा। मैंने आपने जो बात कही मैं बिल्कुल सहमत हूं, आपने भी बहुत अच्छी बात की। मैं धनंजय जी से और सवाल पूछूंगा। आपने जो कहा कि वो अजीत पवार को लेकर तो खुला हुआ है वहां की, तुमको देखकर उल्टियां आपस में लड़ रहे हैं, उल्टियां हो रही है, इस तरीके की भाषा वाली वहां हो रही है, तो वो ज्यादा अच्छे से धनंजय जी प्रकाश डाल लेंगे। मैं रविंद्र जी से पूछना चाहूंगा। रविंद्र सर, कुछ हरियाणा में कुछ गाड़ी पटरी पर लौटने की छुटपुट गुंजाइश दिखती है आपको? इनका जो घोषणा पत्र आने वाला है भारतीय जनता पार्टी, क्या दांव खेल सकते हैं, क्या संभावनाएं आप देख पा रहे हैं हरियाणा को सीमित करते हुए, यदि मैं पूछूं तो आपसे? ये जो सुधीर सर ने अभी बोला ना, लक्ष्मण नापा का नाम बताया कि उन्होंने, वो अभी खबर आई है कि एक चीज और बीच में एक चीज और बोलूंगा। कल हम जब जम्मू कश्मीर को लेकर बात कर रहे थे, तो कल वहां से जो हमारे पैनलिस्ट थे, सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने एक बड़ी धमाकेदार बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि भाई जो आपने फैजाबाद में देखा, फैजाबाद में जो कुछ हुआ, यदि वो उसकी पुनरावृत्ति वैष्णो देवी में हो जाए तो आश्चर्य न कीजिएगा। मतलब अगर वैष्णो देवी जैसी जगह आप हार रहे हो, तो जो आपको उम्मीद है बीजेपी को जम्मू से, कल्पना करिए कि क्या जाके नतीजे, संभावनाएं बन सकती। मैं बीच में उसमें चूंकि बात अभी सुधीर जी कर रहे थे कि वहां से क्या कुछ गणित है जम्मू कश्मीर में, तो एक ये भी टिप्पणी कल लेकर कराई थी। आप कंटिन्यू करिएगा आप अपनी बात को रविंद्र सर। ये अभी सुधीर सर ने अभी बोला लक्ष्मण नापा के बारे में, जो रतिया से एमएलए हैं, उनको टिकट नहीं मिला। अभी खबर आ रही है कि अपने समर्थकों के साथ भूपेंद्र हुड्डा के घर पहुंच गए हैं, अभी भी की खबर है। तो अभी ये खबर आ रही है। आयाराम गयाराम जो कह रहे हैं सुधीर सर, आपने अपडेट कर दिया, थैंक यू।
हाँ, तो ये स्थिति हो रही है सर, अदला बदली इस तरीके से हो रही है और लोगों को भरोसा देखिए कांग्रेस पर हो रहा है। और लेकिन अपन एक बात ना समझे भूलें सर कि कांग्रेस पार्टी के जो बताया जाता है बार बार कि कांग्रेस पार्टी में अलग अलग दल हैं, धड़ेबंदी है, तो कांग्रेस अब उस धड़ेबंदी से भी फायदा उठा रही है। कांग्रेस अब जो है एक पक्ष का नेता, जाटों का नेता अगर भूपेंद्र हुड्डा के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, तो दलितों को एक साथ रखने के लिए उन्होंने शैलजा को भी एक बड़ा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया है। और ये दोनों जो जातियां हैं, दलित 21% और जाट जो है वो 27% है, तो ये दोनों मिलके हमारे गणित में 48 होते हैं, बीजेपी के गणित में कितने होते हैं वो नहीं पता सर। साथ में मैं जो एक घोषणा पत्र की मैं बात कर रहा था, उसमें कुछ आप देखते हैं क्या कुछ दांव खेल सकते हैं ये लोग? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए घोषणा पत्र में जो अभी तक इन्होंने जिस तरह की जो घोषणाएं की संकेत जी, जो इलेक्शन के पहले जिस तरह की घोषणाएं की हैं, उन्हीं घोषणाओं को अमल में लेके आएंगे, चाहे वो नौकरी से जुड़ा मामला हो या महिलाओं को उन्होंने कहा कि 50% जो पंचायत राज में हिस्सेदारी दी है, लेकिन कहीं ना कहीं कैश की कोई स्कीम जरूर लेके आनी पड़ेगी बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी जहां जहां पर चुनाव जीतती है वहां पर वो कैश की स्कीम को जरूर लेके आती है। और युवा जो नाराज है रोजगार और जो स्पोर्ट्स पर्सन है और अग्निवीर, उन लोगों के लिए अगर कोई योजना लेके आएगी तो कहीं थोड़ा बहुत फुटहोल्ड बीजेपी को मिल सकता है, नहीं तो बीजेपी के लिए स्थिति खराब है। और मैनिफेस्टो कमेटीज की मीटिंग तो हो रही है, उसमें लोकल लीडर इन्वॉल्व है, केंद्रीय नेतृत्व में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो बहुत जल्द मुझे लगता है 1-2 दिन में थोड़ी सी और खबर उसके बारे में अपने को मिलेगी, तो दर्शकों से वो भी साझा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बात सही आप करें। धनंजय सर, जो महाराष्ट्र की तस्वीर बहुत सारी तो रखी है आपने, पहले फेज में रखी और कुछ टिप्पणियां बाकी लोगों ने की और सुधीर सर ने भी काफी कुछ की है। महाराष्ट्र में साफ है कि जो अलायंस है इंडिया ब्लॉक का, उसमें उद्धव ठाकरे को कोई चुनौती कहीं किसी प्रकार की नहीं, लेकिन जो प्ले शरद पवार कर रहे हैं वो बहुत कुछ, इस जो 1 और 1 11, बल्कि 1 और 1 मिला के 111 ऐसे हालात या 1111 ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं, उन्होंने जिस तरीके से बैकफुट पर लाया हुआ है वो बहुत कुछ इसमें काम कर रहा है। टिप्पणी आपकी सर? इसको 3 तरह से देखिए। अब पहले मैं कांग्रेस की बात करता हूँ। कांग्रेस पार्टी जो है, राहुल गांधी एक चेहरा है, प्लस कांग्रेस पार्टी का जो अतीत रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जिस बहुत दिन शासन किया है महाराष्ट्र में, और लोकसभा चुनाव में ये दिखाई पड़ा कि जो दलित आदिवासी समाज है, जो पिछड़ा समाज का भी एक बड़ा हिस्सा है, वो कांग्रेस के साथ वापस आ गया है। उसको बीजेपी से मोह, वो आने का मतलब है कि बीजेपी से मोह भंग हुआ है। बीजेपी ने जो लारा दिया था वो लारा सब ब्रेक हो गया है। एक तो ये कांग्रेस पार्टी के हिसाब से समझिए। शरद पवार जो है वो खुद मेहनत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नहीं, छोटे छोटे आप पैचेस में करिएगा तो मैं मीनू जी और आपसे भी टिप्पणी लूंगा। अब जो है शरद पवार जो कर रहे हैं, शरद पवार क्या कर रहे हैं? शरद पवार मेहनत कर रहे हैं, और जो अजित पवार के माध्यम से जो वोट खींच करके ले गए बीजेपी के लोग, वोट खींच के ले गए मतलब नेता खींच के ले गए। वोट तो 8 सीटें मिली शरद पवार को, उनको तो 1 ही सीट मिली, तो शरद पवार के पास तो सीटें हैं, लेकिन शरद पवार और कोशिश में है कि मराठा वोट जो जिस तरह से तोड़ने का प्रयास किया है अजित पवार को ला करके, शिंदे को ला करके, वो कैसे वापस खींचा जाए, वो एक महत्वपूर्ण है। दूसरा, तीसरा जो है अजीत पवार लौट सकते हैं कि ये जो संभावना है? नहीं, अजीत पवार का लौटना जो है वो पारिवारिक लौटना होगा, राजनीतिक लौटना आसान नहीं है। वो शरद पवार अलग किस्म के पॉलिटिशियन है, और शरद पवार से भी मैं अलग मानता हूं जो सुप्रिया सूले हैं। सुप्रिया सूले फिर जो है वो, जिसे हरियाणा में अभी बता रहे हैं कि हुड्डा जी के यहाँ चले गए, वो शैलजा जी के यहाँ चले गए, अगर कांग्रेस भी वही करेगी तो कांग्रेस के बारे में जो आम छवि बनी है अभी फिलहाल बेहतर, या कहिए बीजेपी के खिलाफ जो छवि बनी है कि किसी को अपने सत्ता के लिए ले आते हो, अवसरवादिता के लिए ले आते हो, उस छवि को तोड़ना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को भी। महाराष्ट्र में जैसे इन लोगों ने ऐलान किया कि हम किसी को नहीं लेंगे, शिवसेना ने कहा कि हम किसी को नहीं लेंगे, राहुल गांधी ने बहुत पहले कहा था कि जो गए हैं उनको हम लेने वाले नहीं, तो उससे एक छवि बनेगी अच्छी। अगर उसमें घालमेल होगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब महाराष्ट्र में फिर जब शिवसेना की बात करते हैं तो शिवसेना में ये आया कि जो शिंदे का गुट है और जो उद्धव ठाकरे गुट है, दोनों में आसपास चल रहा है। मतलब इसमें ये नहीं कह सकते कि शिंदे गुट कमजोर है, लेकिन बीजेपी इतनी कमजोर हो गई है, मेन इंजन इतना कमजोर हो गया है कि अब जो है सपोर्टिंग इंजन कितना भी बल लगाएगा तो कितना बल लगेगा। तो कुल मिलाकर के गड़बड़ी ये है कि कांग्रेस जिसके साथ आम आदमी खड़ा हो गया है,
शरद पवार जो अपनी ताकत दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ही नेता हूं दरअसल, और शिवसेना जो चेंज कर रही है खुद को, वो उद्धव ठाकरे के साथ जो धोखा हुआ उसके वजह जो सिंपैथी वोट है वो जुट करके, तो महाविकास अघाड़ी बहुत मजबूत है यहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मीनू जी, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से बच रहे हैं मोदी जी, नहीं वो मैदान में निकल कर आ पा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सोच यही कि ठीकरा नहीं फूटे, सिंगल सोच यही होगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि, और ये भी एक कहीं निकल के आता दिखता है कि ये दो राज्य गंवा दीजिए, आगे शायद हम जो यहां दिख रहा है दोनों जम्मू कश्मीर भी हालात ऐसे ही है और हरियाणा भी ऐसे ही है, और जो उनकी फैसले हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं परिलक्षित उनमें हो रहा है कि उन्होंने इसमें बहुत जोर जो लगाया जाता था, जो बीजेपी जिन्हें चाणक्य कहती है ना, वो जोर लगाते दिखते हैं, और मोदी जी तो लापता है ही सीन से। क्या रणनीति आप देख पा रही है? केवल ठीक रहना फूटे कि कुछ और भी इसके पीछे आप रणनीति देख रही हैं? छोटी छोटी टिप्पणी अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कीजिए। आपने जो सवाल पूछा उसका भी जवाब दे दूं। उससे पहले आप यहाँ चर्चा हो रही है भाई ब्रुनेई क्या करने गए थे, और ये बहुत ज्यादा चर्चा में है सवाल, और भागे फिर रहे। ब्रुनेई असल में वो अपने जो अपना बाद का जो जिसको आप वानप्रस्थ कहते हैं ना, उसका इंतजाम करने गए हैं, क्योंकि ब्रुनेई का जो सुल्तान है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में गिना जाता है। उसके पास प्राइवेट जेट्स है कई, और उन प्राइवेट जेट्स के अंदर सोने का काम हुआ हुआ है, सोने के हैं वो, सिंक, वॉश बेसिन, उसमें जो वॉश बेसिन वगैरह है, बाथ टब एक्सेट्रा, वो महल है जो वो 20 लाख स्क्वायर फीट का है और उसके अंदर सोने का काम हुआ है। उसके पास प्राइवेट जू है जिसमें 30 बंगाल टाइगर्स और पता नहीं रेयर किस्म की उसके अंदर बर्ड्स है। 7,000 लग्जरी कारें हैं उसके पास, और जो पहले से उसमें कई सौ तो स्विमिंग पूल है। तो मोदी जी ये देखने गए हैं वहां पे, वो देख के अब सोचेंगे कि इसमें से कौन सा चुनाव मुझे करना है, भाई किस तरीके का बनाना है मुझे, सोने का बनवाऊं प्राइवेट जेट या हीरे का चढ़वाऊं, क्या करवाऊं, उसमें क्या करवाना चाहिए। तो मोदी जी इसलिए गए हैं ब्रुनेई, नहीं तो आप जैसे कह रहे हैं कि मतलब क्या है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि मोदी जी ऐसे बगैर वजह कहीं नहीं जाते। ब्रुनेई के पास ऑयल रिजर्व्स है और वो तेल की ही संपत्ति है उसके पास, तो डेफिनेटली कुछ तेल से ही संबंधित इनके जो A1 और A2 का कुछ काम होगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने होंगे वहां, कुछ ठेके दिलवाने होंगे वहां, तेल खुदाई के, कुएं वो जो भी कुछ होगा वो करवाने वो गए हैं। और एक पंथ दो काज उसमें भाई, वो क्योंकि मोदी जी लव्स लग्जरी, तो मोदी जी देखेंगे भी 7,000 कारें हैं, और वो भी सोने में जड़ी हुई है उसमें से कई कारें, तो वो चीजें देखने के लिए गए हैं कि भाई, क्योंकि क्या करेंगे अपनी संपत्ति का, तो कुछ तो क्या है कि मजे लो, वो सैर कर दुनिया की गाफिल, तो वो है मोदी जी का। तो अब रही बात ये कि घूमते फिर रहे, देखिए ये वही चक्कर है कि करे क्या इसके अलावा। जीत का देखिए, एक होता है कि आदमी को जीत स्वाभाविक तौर पे आ रही है, लेकिन उसने अपनी जो उसके अंदर अहंकार है या उसको नहीं आने दिया, या विनम्रता का भाव बनाए रखा, एटलीस्ट जनता के सामने तो बनाया ही रखा। लेकिन मोदी जी ने वो भी खत्म कर दिया, मतलब वो उनके अहंकार की पराकाष्ठा, एक अकेला सब पर भारी छाती ठोक ठोक के, और विपक्ष के लोगों को तरह तरह के नाम निकालना, मतलब आपने आलोचना करी नहीं कि आपका नाम निकाला, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, और जो मुंह में आया वो बोल दिया विपक्ष के लिए भी। तो वो चीजें जो है जनता ने बर्दाश्त किया अब, लेकिन अब नहीं कर रही है, और अब ये उनको समझ में आ जाना चाहिए था जिस तरीके के। देखिए मोदी जी कोई ऐसा नहीं है कि बेवकूफ किस्म के पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स के नाम पे वो बहुत शातिर पॉलिटिशियन है, जो होना चाहिए पॉलिटिशियन को, लेकिन वो, और उसी से उनको वो समझ में आ रहा है कि यहाँ तुम गए और दुर्गति होनी। आप ये देखिए ना, किसकी हिम्मत थी, वहां लिस्ट फाइनल हो गई, बता रहे हैं कि हरियाणा की लिस्ट ही मोदी जी फाइनल करके गए, और उनके पीछे से यहाँ गदर मचा हुआ है। तो और वो जम्मू कश्मीर का तो उनके सामने ही मच गया था। तो डेफिनेटली यही है कि आज तक तो जीत का सेहरा मोदी के सिर, हार का सेहरा तो नड्डा के सिर। तो अभी देखते हैं किसके सिर बंधेगा आपकी बात। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुधीर सर, आपकी आखिरी टिप्पणी, वो ये जीत और हार का सहरे की जो बात है, बिल्कुल एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। जी जी, देखिए संजीव जी, ये भारत राष्ट्र बड़ा दिलचस्प है। राष्ट्र में महाराष्ट्र भी है और स्वराष्ट्र भी है, और यहाँ बड़ी 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 दिलचस्प घटनाएं घटती हैं। और हरियाणा में स्वराज जी ने कुछ विनेश फोगाट और पूनिया के चुनाव लड़ने के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, वो हमको उस पर बात करनी चाहिए थी। और एक बात आप गौर कीजिए कि सुनील सांगवान नाम का एक जेलर, जिसने राम रहीम को
जिसने राम रहीम को 6 बार पैरोल पर रिहा किया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उपकृत किया है। इससे बिल्कुल भारतीय बिल्कुल, ये जनता पार्टी वैसे ही हुआ है। हाँ जैसे पश्चिम बंगाल में जज साहब इस्तीफा देके आए थे, वैसे ही यहाँ हाँ पर हुआ है कि 3 दिन पहले ही बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल कंपल्सरी इससे रिटायरमेंट लिया और टिकट उनका हो गया, घोषित हो गया जेलर साहब को। जी हाँ इससे भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जो है उजागर होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। और जहां जहां तक मोदी जी की बात है, तो उनकी मुट्ठी तो तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरला में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में इतनी बार खुल चुकी है। मुझे लगता नहीं है कि मोदी मुट्ठी बांध के हरियाणा, जम्मू कश्मीर जाने का साहस जुटा सकेंगे। और जहां तक बाकी चीजों की बात है, महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि तीनों दलों का गठबंधन सत्ता में आता है तो उद्धव ठाकरे निर्विवाद रूप से वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा है। वही हालत जम्मू कश्मीर में है, जहां अब्दुल्ला भावी मुख्यमंत्री के तौर पर, पोस्टर बॉय के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। हरियाणा में जरूर है कि शैलजा भी महत्वाकांक्षी है, लेकिन मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से उन्होंने पिछले 10 साल में लगातार सक्रियता बनाए रखी है, तो उनका कहा या उनकी गरिमा, संघर्ष भी जी पार्टी उनकी गरिमा को बहाल रखेगी। लेकिन आने वाले वक्त में दो राज्यों में और बाद के दोनों राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आसार अच्छे नहीं है। किसी की छाती कितने इंच की है, कितने इंच चौड़ी है, कितने इंच बड़ी है, भूल जाइए। लेकिन छाती को नापने का असली इंची टेप इस देश की जनता के पास में है, और जब जब उसे मौका लगेगा वो लोगों की छाती को नाप देगी, ये यकीन रखिए। धन्यवाद संजीव जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप ना केवल छाती को नापती, वो नाप कर आपको कोने में पटक दिया करती है। आप एक पुराना कपड़ा हो जाते हैं, कतरन हो जाते हैं, ये स्थिति है। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छी चर्चा, बहुत शानदार चर्चा के लिए सुधीर सर आपका, मीनू जी, धनंजय जी और रवि सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जो मैं नियमित अपील करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।